नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए क्लास में, है ना? हम लोग आज की क्लास में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना? जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, है ना? तो इस आज के इस नए क्लास में, इस नए एपिसोड में हम लोग जानेंगे, है ना, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, इसको कैसे हल किया जाता है ना? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक-एक करके A to Z चीज़ें पढ़ेंगे, है ना? बिल्कुल आसान भाषा में आसानी से समझेंगे, है ना? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ हम लिखें 3x + 4y प्लस 9 बराबर कितना लिखे 0, है ना? तो क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है ना? हमारे सामने एक क्वेश्चन है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण तभी होगा जब इसमें चरों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। दो अलग-अलग चर होगा और दोनों का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना? तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक चर x है और एक चर हमारा कितना है? y है ना? और x का भी घात 1 है और y का भी घात कितना है? 1 है। तो ऐसे समीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना? तो क्या समझे कि वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो, है ना? दो अलग-अलग चर होना चाहिए और चरों का घात भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना? जैसे अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछे 3x - 2x = 10, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है? तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ चर तो एक x है और एक यहाँ भी है, क्या है? x है ना? तो ये दोनों चर तो एक ही है ना? x है तो इसको तो हम सिंपल सा घटा लेंगे तो कितना होगा? 3 में से 2 घटा 1x बराबर 10। इसमें कहाँ दो चर बचा? नहीं ना बचा। इसलिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो हमारे विचार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना बहुत आसान है ना? सिंपल सा हम लोग देखेंगे कि जिसमें चरों की संख्या कितना होना चाहिए? 2, मतलब दो चर होना चाहिए, एक x हो तो एक y हो, चाहे एक m हो तो दूसरा n हो, दो अलग-अलग चर हो और दोनों का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना? वैसे समीकरण को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। नाम से बहुत क्लियर है, दो चर मतलब जिसमें दो चर हो और रैखिक मतलब चरों का घात कितना हो? 1 हो, है ना? वैसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है और कैसे हम पहचानेंगे। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना? अगर हमसे पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ax + by + c बराबर कितना? 0, है ना? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कितना होता है? ax + by + c बराबर का कितना? 0, जहां a बराबर नहीं 0 हो और b बराबर नहीं 0 हो। इसको क्या पढ़ेंगे? a बराबर नहीं 0 होना चाहिए और b बराबर नहीं 0 होना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कि अगर a 0 होगा तो 0x प्लस b 0 होगा तो 0y प्लस c बराबर कितना? 0। अब हम लोग जानते हैं कि 0 से गुना होगा तो 0 प्लस 0 से गुना होगा 0 प्लस c बराबर 0, तो c बराबर 0। बताइए क्या ये समीकरण बचा? नहीं बचा। इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c बराबर 0 होता है और a बराबर भी नहीं होना चाहिए 0 और b बराबर भी नहीं होना चाहिए 0, है ना? तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, है ना?
और ये क्या है, व्यापक रूप है, अर्थात x वाला पहले, फिर y वाला, फिर अचर पद और फिर बराबर में कितना ले लेंगे, 0। तो ये हमारा हो जाएगा व्यापक रूप। आइए हम कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखते हैं और उसका हम लोग देखते हैं कि उसको व्यापक रूप में कैसे हम लिखेंगे। उससे पहले एक चीज हम लोग और समझेंगे कि a क्या है। तो x में जो सटा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, a। x में जो सटा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, a। y के साथ जो सटा हुआ ये b देख रहे हैं, तो अगर हमसे b का मान पूछा जाए तो हम कहेंगे कि y में जो सटा है, y में जो सटा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, b। और c का मान पूछा जाए तो अचर वाले पद जिसमें न x लगा हो न y लगा हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, सी, अचर पद, है ना। तो हमें ये भी समझना होगा, याद रखना होगा कि ए का मान कैसे बताएंगे, बी का मान कैसे बताएंगे और सी का मान कैसे बताएंगे। और ये कोई बहुत बड़ा काम है तो नहीं है ना, आसान है। एक्स में जो सटा रहेगा उसको हम ए बोलेंगे, वाई में जो सटा है उसको बी बोलेंगे और अंतिम वाले को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, अचर पद को, है ना। तो चलिए आते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अगर हम कहें 3x + 2y = 2, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें देख लेंगे कि दो चर है तो हाँ है ना। एक x है आपका और एक आपका क्या है, y है। दोनों का घात 1 है, इसलिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। लेकिन क्या ये समीकरण व्यापक रूप में है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, ये व्यापक रूप में नहीं है। क्योंकि व्यापक रूप जो है ax + by + c बराबर कितना होता है, 0, है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3x और प्लस कितना है, 2y बराबर कितना है, 2 है। तो यहाँ x वाले पहले होना चाहिए, फिर y वाला होना चाहिए, फिर अचर पद अब बराबर में कितना होना चाहिए, 0, जो कि ऐसा इसमें नहीं है। तो इसको हम लिख लेंगे 3x, x वाले को पहले लिखेंगे, फिर +2y, यहाँ तक तो सही है। ये जो +2 है ना, इसको इस साइड लाएंगे तो -2 और बराबर में क्या रह गया, 0। अब ये समीकरण हमारा किसमें आ गया, व्यापक रूप में या मानक रूप में आ गया ये हमारा, है ना। तो व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है ये आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, है ना। तो ये व्यापक रूप में आ गया। अब अगर हमसे पूछा जाए a का मान इसमें कितना है तो 3 है, b का मान कितना है तो +2 है, c का मान कितना है तो -2 है ना। a b c हमको बताने आना चाहिए, है ना। तो एबीसी बताने के लिए कुछ नहीं करना, x में जो सटा है वो a हो जाएगा, तो a बराबर कितना, 3, और y में जो सटा है 2, वो b बराबर कितना हुआ, 2, और अंतिम में जो -2 देख रहे हैं अचर पद, ये हमारा c बराबर कितना हुआ, -2 हुआ, है ना। साइन के साथ हम लोग लिखेंगे, है ना। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 4x - y = 4, क्या ये समीकरण व्यापक रूप में है, तो आप कहिएगा नहीं, है ना। तो इसको सर हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, तो 4x - y और +4 को इधर लाएंगे, -4 बराबर का कितना हो गया, 0, है ना। अब अगर हम a का मान पूछ ले कितना होगा, तो आप कहिएगा कितना, 4। b का मान अगर हम पूछे कितना होगा, तो b y में कितना सटा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 मान लेंगे, जहां कुछ भी नहीं रहेगा कितना मानेंगे, 1। तो y में यहाँ 1 सटा है और माइनस लगा है तो -1, और c का मान कितना होगा, तो अंतिम वाले को देखेंगे -4, है कि नहीं। तो a b c बताना क्या है, आसान है ना, है ना। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम कहें 6x + 2y, 6x + 2y = 1, क्या ये समीकरण व्यापक रूप में है,
तो आप कहिएगा कि यह समीकरण व्यापक रूप में नहीं है ना, यही तो कहिएगा ना। अब इसको हम क्या करेंगे, व्यापक रूप में अगर हम कहें कि आप लोग लिखिए, तो क्या आप इस समीकरण को व्यापक रूप में लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, आसान है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, 6x प्लस 2y, पहले x वाला को फिर y वाला को, और ये जो प्लस एक बराबर के उस साइड है ना, इसको इधर ले आएंगे तो -1 बराबर का कितना हो जाएगा, 0। अब ये समीकरण हमारा किस रूप में आ गया, व्यापक रूप में आ गया, है ना। अब इसमें अगर हम लोग कहें कि a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा और c का मान कितना होगा, है ना। अगर आप लोगों को इसमें a b c का मान पता है तो आप लोग अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। तो a का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर x में कितना सटा है, 6। b का मान कितना हो जाएगा, तो y में कितना सटा है, +2। c का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का कितना सटा है, 1, है ना। तो हम यहां तक आशा यही करते हैं कि आप लोगों को a, b और c का मान बताना आ गया होगा और दो चर वाले रैखिक समीकरण को मानक या व्यापक रूप में लिखना भी आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ जो है हम लोग यहाँ समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म किसे कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म किसे कहते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, और युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है ना। तो जब दो समीकरण हम एक साथ ले लेंगे ना, दो समीकरण, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे, है ना। जैसे अगर एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम यहाँ कहें 4y माइनस वाई बराबर 1 ले लिए, 4y माइनस वाई बराबर 1, और एक और ले लेते हैं 3x प्लस 2y। अच्छा यहाँ पर हम 4x ले लेंगे, है ना। तो 4x माइनस वाई बराबर 1 और 3x प्लस 2y बराबर 4 ले लिए, है ना। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि इसमें कितने समीकरण हैं, दो समीकरण हैं। कितने हैं, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। कितने समीकरण हुआ, दो हुआ ना, है ना। तो जब दो समीकरण हो गया तो इसी को तो हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, है ना। तो इसमें कोई समझने की बात ही नहीं था। युग्म मीन्स दो समीकरण जब एक साथ दिया रहे तो हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, है ना। तो अब हम लोग कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हमसे पूछेगा कभी कभी कि इसके कितने हल होंगे, इसका ग्राफीय रेखा कैसा होगा, है ना। ये संगत होगा कि असंगत होगा, ये विरोधी होगा कि अविरोधी होगा, इन सब चीजों को, है ना। मतलब इन दोनों समीकरण में हम अगर बात करें, जैसे ये पहला समीकरण है तो इसको मान लेते हैं a1 बराबर कितना है, 4, b1 बराबर कितना है, तो यहाँ y की गुना में कुछ नहीं है तो -1, c1 बराबर कितना है, तो +1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1, है ना। अगर हम a2 का मान पूछे तो सिंपल बात है, a2 है तो दूसरे समीकरण में देखेंगे a2 का मान कितना हुआ, 3। अगर हम b2 का मान देखें तो +2, C2 का मान अगर हमसे पूछे तो +4 इधर आएगा तो -4। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात, C1 का C2 से अनुपात निकालेंगे और उससे हम बता सकते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कितना हल होगा, उसका ग्राफीय रेखा कैसा होगा, वो संगत होगा कि असंगत होगा। ये सारी बातें हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। और इस पे आधारित प्रश्न को हम बना सकते हैं, है ना। एक चीज हमें और याद रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कितना हल हो सकता है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरणों का कितना हल हो सकता है,
तो हम लोग कहेंगे क्या, अनंत। एक समीकरण का, है ना, हम दो का नहीं बात कर रहे हैं, युग्म का बात हम नहीं कर रहे हैं। एक समीकरण का कितना हल होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि यहां है x प्लस 2y बराबर 10, ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है ना। तो इसके कितने हल होंगे, तो हम कहेंगे इसका कितना हल होगा सर, तो इसका अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत हल होगा, है ना। कैसे होगा, x के y के जगह पे या x के जगह पे कुछ भी डालेंगे तो y का मान कुछ भी आएगा, है ना। अगर हम x के जगह पे दो रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, 3 रखेंगे कुछ और आएगा, 10 रखेंगे कुछ और आएगा। इस तरह से अनेकों हल हो सकता है ना। लेकिन हाँ, यहीं पर अगर हमसे पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का, किसका, युग्म का कितना हल होगा इसका, है ना, तब हम नहीं बता सकते हैं कि कितना होगा, है ना। हम ये नहीं कर सकते हैं कि इस रैखिक समीकरणों के युग्म का अनंत हल होगा, नहीं। दो समीकरण है तो इसका अनंत हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक समीकरण सिंगल समीकरण रहेगा तो उसका कितना हल होगा, अनंत होगा, है ना। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो एक समीकरण का तो अनंत हल होगा, लेकिन युग्म का कितना हल होगा, एक होगा कि दो होगा कि तीन, कैसे हम बताएं, है ना। मान लीजिए हमसे एग्जाम में पूछ रहे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे मान लीजिए यहाँ दो समीकरण है, तो कहें कि दिए गए समीकरण युग्मों के कितने हल होंगे। ऑप्शन रहेगा एक हल, अनेक हल, है कि नहीं, या कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें टिक लगाएंगे, कैसे हम बताएंगे इसका कितना हल होगा। एक समीकरण रहेगा तब तो हम सीधा आंख बंद करके किसमें लगाएंगे, अनंत हल वाले में। लेकिन युग्म जब समीकरण का दिया रहे तो किसमें हम टिक लगाएंगे, कौन सा हमारा आंसर सही होगा, उसको भी आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसानी से, है ना, समझ जाएंगे कि इस समीकरण का कितना हल होगा, एक होगा, अनंत होगा या नहीं भी होगा। सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सारणी बना लेते हैं और उस सारणी के माध्यम से समझेंगे कि कब रैखिक समीकरणों के युग्म का कितना हल होगा या नहीं भी होगा, है ना। और उसके गुणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का गुण या प्रकृति, है ना, या हम कह सकते हैं विशेषता, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का गुण या विशेषता हम लोग जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहां पर एक सारणी बना लेंगे। ऐसा सारणी बनाएंगे, यहां पर हम लोग अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपात, है ना। यहां पर हम लोग लिखेंगे हलों की संख्या, है ना। और यहां हम लिखेंगे संगत या असंगत। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्राफीय रेखा। क्या लिखेंगे, ग्राफीय रेखा, है कि नहीं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आसानी से कैसे बता सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए ऐसा हम लोग कर ले, है ना। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना है, 0। एक समीकरण हुआ। एक समीकरण और लिख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना, 0। ये दो समीकरण है ना।
अब हम लोग मान लीजिए कि जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 का, है ना। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 होगा, यह अनुपात है ना। a1 का a2 के साथ और b1 का b2 के साथ और c1 का निकालेंगे तो c2 के साथ, है ना। तो जब a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 होगा, तब कितने हल होगा, हलों की संख्या कितना हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा, अद्वितीय। अद्वितीय या इसी को हम लोग कहते हैं एक। अद्वितीय को क्या बोलते हैं, एक। मतलब हलों की संख्या कितना होगा, अद्वितीय या एक हल होगा। कब, जब a1 और a2 का अनुपात बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के अनुपात का, है ना। a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात निकालेंगे दिए गए समीकरण से। जब ये दोनों शुरू वाला बराबर ना होगा, है ना, तो हम कहेंगे सर इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक। अच्छा, ये संगत कहलाएगा या असंगत कहलाएगा, संगत होगा कि असंगत, तो जिसका एक भी हल हो गया ना वो संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत। तो यहाँ पर एक हल है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। इसका ग्राफीय रेखा कैसा होगा, ग्राफीय रेखा कैसा होगा, तो इसका ग्राफीय रेखा होगा आपका प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफीय रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसे गया और एक रेखा ऐसे गया, तो यहाँ पे काट दिया ना, तो ऐसे रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, है ना। बात समझ गए ना। तो जब a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 होगा, तो हल कितना होगा, एक या अद्वितीय, है ना। संगत होगा कि असंगत, तो संगत होगा। एक भी हल हो गया तो संगत। ग्राफीय रेखा कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी मतलब कि दोनों समीकरण का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर देगा, काट देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, है ना। एक कंडीशन और देखते हैं, जब मान लीजिए कि a1 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 का और बराबर होगा c1 बाई c2 का। क्या मान लिए हम लोग, कि यदि दोनों समीकरण में जब a1 a2 का अनुपात निकालेंगे, b1 b2 का अनुपात निकालेंगे, c1 c2 का अनुपात निकालेंगे और तीनों के तीनों क्या होगा, क्या होगा, बराबर होगा, तीनों अनुपात बराबर होगा, तब जो है कितना हल होगा, तो अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत कहिए या अनेक कहे, है ना। बात तो एक ही होगा ना बच्चा, अनंत हल या अनेक हल होगा, है ना। अनंत हल कब होगा, कब होगा अनंत हल, है ना। तो ये याद रखना है, तीनों अनुपात जब बराबर होगा तब अनंत हल होगा, है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये संगत होगा कि असंगत होगा। तो अभी हम क्या बोले थे, एक भी हल होगा तो संगत होगा। क्या होगा, संगत। या तो अनेक हल है, ये तो और संगत होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद इसका ग्राफीय रेखा कैसा होगा, तो समपाती। क्या होगा, समपाती रेखा। कैसा रेखा, इसका ग्राफीय रेखा कैसा होगा, तो समपाती रेखा, है ना। समपाती, संपत्ति रेखा नहीं, संपाती रेखा। संपाती रेखा किसे कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये रेखा है, ये लाइन है ग्राफ पर, और इसी पर एक और लाइन आ गया, इसी पर, इस रेखा पर ही मान लीजिए कि एक और लाइन आ गया, है ना। तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा पर ही जब रेखा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समपाती रेखा।
और ऐसे कंडीशन में कितना हल होगा? अनंत हल। और समीकरण क्या कहलाएगा? तो संगत कहलाएगा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि सर a1/a2 जो है ना वो बराबर है किसका? b1/b2 का। अच्छा, a1/a2 बराबर है किसका? b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है किसका? तो c1/c2 का, है ना। a1/a2 बराबर है किसका? b1/b2 का, ये बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है कौन? c1/c2। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। तब कितना हल होगा? हलों की संख्या कितना होगा? तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, समझे। और इसका ग्राफीय रेखा कैसा होगा, है ना। तो इसका ग्राफीय रेखा समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर रेखा। कैसा रेखा? तो समांतर रेखा होगा। और ये संगत कहलाएगा कि असंगत? तो असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंगत। क्यों? क्योंकि कोई हल ही नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? असंगत। अगर एक भी हल होगा तो क्या कहलाएगा? संगत। तो दो कंडीशन में संगत, एक हल होगा तो भी संगत, अनेक हल होगा तो भी संगत, कोई हल नहीं होगा तब क्या होगा? असंगत। और इसके साथ साथ एक चीज हम और देखेंगे, जो संगत होता है ना वो अविरोधी भी होता है। क्या होता है? अविरोधी। अविरोधी, क्योंकि विरोधी किसको कहते हैं? जो काम न होने दे, है ना। यहां अगर मान लीजिए हल हो गया, एक भी हल हो गया, तो ये अविरोधी होगा, है ना, विरोध नहीं किया। अगर यहां हम देखें, यहां अनेक हल हुआ तो ये भी क्या होगा? अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी, है कि नहीं? अविरोधी होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहां तो असंगत है, मतलब एक भी हल नहीं है, तो ये क्या है? विरोधी है। ये क्या है? विरोधी है ना। ये हल नहीं होने दिया, इसलिए ये क्या है? विरोधी है। बात समझे। तो इस सारणी को हम लोग जो है क्या करेंगे? बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, है ना। और रह गई समझने की बात तो समझा ही दिए, है ना। फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये चीज का दिक्कत है या ये चीजें समझ में नहीं आया, है ना। और इस चार्ट का आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर इसका जो है आप क्या कर लीजिएगा? नोट्स टाइप का बनाकर इसे याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो अब हम कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में बता सकते हैं कि उसका कितना हल होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, विरोधी होगा कि अविरोधी होगा, उसका ग्राफीय रेखा कैसा होगा, संपाती की, समांतर की, प्रतिच्छेदी। एकदम आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। बस इस चार्ट को हम लोग, इस सारणी को हम लोग याद रखेंगे, है ना। और याद करना आसान है। जब शुरू वाला का ही दोनों बराबर ना हो तो एक हल, संगत और प्रतिच्छेदी रेखा, ग्राफ होगा। जब तीनों के तीनों अनुपात बराबर होगा सर, तो अनेक हल, संगत होगा क्योंकि हल है तो संगत होगा, और अविरोधी भी होगा, और ग्राफीय रेखा संपाती। अगर दोनों शुरू वाला तो बराबर है लेकिन अंत वाला न बराबर है ना। यहाँ क्या है? शुरू वाला नहीं बराबर है तो एक हल, लेकिन यहाँ शुरू वाला बराबर है लेकिन अंत वाला नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं। जिसका कोई हल नहीं होगा असंगत कहलाएगा और विरोधी भी कहलाएगा। उसके बाद इसका ग्राफीय रेखा कैसा होगा? समांतर। समांतर रेखा को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेखा है और ये रेखा है, ये दोनों कभी एक दूसरे को काटेगा? नहीं काटेगा, है ना। सेम दूरी पर है तो समांतर रेखा है। अगर जैसे हम कहें
कि मान लीजिए एक रेखा ऐसे गया और एक रेखा फिर ऐसे गया, फिर एक रेखा ऐसे गया। अब बताइए ये दोनों रेखा क्या कभी एक दूसरे को काट सकता है? आगे बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगा, ये सीधा चला जाएगा, है ना। तो ऐसे रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। और ऐसा ग्राफ कब होगा? जब कोई हल नहीं होगा, है ना। बात समझ रहे हैं? चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, है ना, और समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इस सारणी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। तरह तरह से जो है क्वेश्चन को हल्का चेंज कर करके पूछेगा, है ना, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और बनता है इस पे आधारित, है ना। चलिए इसको हम कर देते हैं साफ। अगर आपको है इस सारणी की जरूरत तो ले लीजिए क्या, स्क्रीन शॉट, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। और जब हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन को तो बनना ही है, क्वेश्चन को तो बनना ही है ना। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 2x माइनस 13y, है ना, 2x माइनस 13 नहीं 3y और प्लस 13 बराबर 0, एक समीकरण है। और एक समीकरण हम और ले लेते हैं 3x माइनस टू वाई प्लस 12 बराबर का 0। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन क्या, निम्न समीकरण युग्म, निम्न समीकरण युग्म के कितने हल है, युग्म के कितने हल है, कितने हल है। खेत में जोतने वाला हल नहीं है ना, इस समीकरण का कितना हल है ये बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चा जी, क्या है, क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, है ना, नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। इस समीकरण का हमसे पूछा है कितना हल है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, समीकरण व्यापक रूप में है या नहीं देख लेंगे। तो सर समीकरण तो व्यापक रूप में है, क्योंकि बराबर में 0 आ गया तो व्यापक रूप में है ना। अब a1 b1 हम लोग जानेंगे, a1 2 होगा, b1 कितना होगा -3 होगा, c1 कितना होगा +13 होगा, a2 कितना होगा तो 3, b2 कितना होगा -2, c2 कितना होगा 12। अरे सिंपल बात है, a1 लगा है तो उस पहला समीकरण में देखेंगे, b1 है तो पहला समीकरण में b का मान, c1 है तो पहला समीकरण में c का मान, ना समझे, है ना। तो आसान है। अब हम लोग यहाँ करते हैं क्या, इसको हल करते हैं, लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर क्या होगा बच्चा, b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तीनों अनुपात हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तीनों अनुपात निकालेंगे। तो a1 कितना है 2 है, बट्टा a2 कितना है 3 है या नहीं है, बराबर b1 कितना है -3। अब बट्टा में b2 है ना, तो b2 कितना है -2। अब बराबर c1, तो c1 कितना है 13। अब बट्टा में c2 कितना है बच्चा 12, c2 मतलब दूसरा में अचर पर, कटने उठने वाला है ऊपर नीचे, तिरछा तिरछी ना काटेंगे, ऊपर नीचे सिर्फ, है ना। 2 है 3 है नहीं कटेगा, हाँ यहाँ खाली माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट गया, है ना। ये 3 और 2 तो कटेगा नहीं, यहाँ 13/12 है जो कि कभी कटेगा नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि सर ये जो है ना 2/3 रहा, अब बराबर ये 3/2 रहा, और बराबर ये 13/12 रहा।
क्या ये तीनों बराबर है? तो हम कहेंगे सर ना ये बराबर है और ना ये बराबर है। नहीं ना बराबर, बराबर मतलब एक जैसा रहना चाहिए। अभी 2/3 है, कितना है? 3/2 है, तो उल्टा ना है। ये 2/3 मतलब 0 कुछ, चाहे 3/2 1 कुछ डेढ़, तो बराबर होगा ना? ना होगा। तो बराबर जब ना होगा, जब शुरुए वाला बराबर ना हो, तो याद करो पीछे वाला सारणी कि जब सर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, है ना? जब शुरू वाला ही ना बराबर हो तो उसका कितना हल होगा? तो एक हल होगा। कितना होगा? एक। तो जब शुरू वाला ही बराबर नहीं है तो हम लोग कह देंगे इसीलिए इसीलिए एक हल, एक या अद्वितीय हल होगा। एक या अद्वितीय हल हल होगा, है ना? तो समझ में आया कि ना आया? अच्छा, नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना? हम लोग यहाँ लिख देते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा? अद्वितीय हल होगा ना? समझे? समझ गए ना? तो जब शुरू वाला ही अनुपात बराबर नहीं था, इसीलिए इसका कितना हल होगा? तो अद्वितीय हल होगा, है ना? यहाँ मेंशन लिख दिए। तो देखिए कितना आसानी से हम बता दिए ना। वैसे आप भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, है ना? कितना आसान है। अनुपात निकाल लेंगे, फिर सारणी में मिला लेंगे। जिस नियम का 3 शर्त हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? तीनों में से जो शर्त लागू हो जाएगा उसके आधार पर हम कह देंगे कि इसका कितना हल होगा। तेजी के साथ एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, है ना? चलिए तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, है ना? तो एक और एग्जाम्पल हम इसी का लेंगे और बताएंगे कि इसका कितना हल होगा, है ना? तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, है ना? जैसे अब है 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y प्लस 10 बराबर कितना? 0। 2x माइनस 6y प्लस 10 बराबर कितना है? 0। और एक और समीकरण है 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y प्लस 15 बराबर कितना? 0। अब हमको बताना है कि इसका कितना हल होगा। क्या बताना है? इसका कितना हल होगा। तो हम लोग सिंपल सा करेंगे क्या? तो करेंगे इसका, जैसे मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके हलों की संख्या बताना है। अब सिंपल सा हम लोग करेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में क्या लिख लेंगे? C1/C2। यही लिखेंगे ना? यही तो बताए थे कि यही करना है, तीनों अनुपात निकाल लेंगे। A1 कितना है? A1 2 है, बट्टा A2 कितना है? 3। लेकिन बच्चा याद रखना समीकरण व्यापक रूप में होना चाहिए, ना रहे तो क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, है ना? लिखना तो हम लोग सीखे हैं ना, तो लिख लेंगे व्यापक रूप में। बराबर B1 कितना है? -6। अब बट्टा में B2 कितना है? तो -9 साइन के साथ लिखेंगे। बराबर C1 कितना है? +10। C2 कितना है? +15। अब सर जी ऊपर नीचे कटने वाला है, देख लेंगे, चेक कर लेंगे, है ना? 2 3 कटता है? नहीं। 6 या 9 है, पहले तो माइनस ऊपर नीचे रहे तो माइनस से माइनस कट गया, ऊपर नीचे दोनों में माइनस रहेगा तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, कट गया ना? ये 10 और 15 है तो ये कटेगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, है ना? तो इसको हम साफ से लिख देते हैं 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3।
अब बताओ बच्चा, क्या ये तीनों के तीनों अनुपात बराबर है? तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई इसमें सबको हम देख रहे हैं एक ही जैसा है, तो क्या है, बराबर है, सिंपल सी बात है। तो जब तीनों अनुपात बराबर होगा, अभी हम लोग पढ़े थे कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात तीनों अनुपात बराबर होगा तो कितना हल होगा? अनंत या अनेक हल। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका कितना हल होगा? अनेक हल होगा, अनंत हल। इसीलिए इसीलिए इसको क्या पड़ेगा? इसीलिए अनंत हल होगा। समझे कि ना समझे? कहो एक बार कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमको समझ में आया, है ना? तो ये आसान है कि नहीं है? अच्छा, हमसे अगर पूछा कि ये संगत है कि असंगत, तो अनंत हल हो गया बच्चा, तो संगत होगा। अगर हमसे पूछता इसका ग्राफीय रेखा कैसा है, तो हम कहते सर तीनों अनुपात बराबर है, अनंत हल है, तो इसका ग्राफीय रेखा संपाती होगा, क्योंकि हम पीछे के सारणी में पढ़े हैं, है ना? उसके बाद मान लीजिए हमसे पूछता है ये विरोधी है कि अविरोधी है, तो हल जब अनंत है तो ये विरोधी होगा? नहीं होगा, अविरोधी होगा, है ना? तो हम लोग पूरा का पूरा चीज बता सकते हैं सिर्फ ये तीनों अनुपात निकाल कर, और सारणी को ध्यान रखें, याद रखेंगे तो हम कोई भी चीज इसके बारे में बता सकते हैं, है ना? तो इस पे आधारित कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम अगली क्लास में करेंगे, है ना? और उसके बाद हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने का जो अलग अलग विधि है ना, उस विधि के बारे में पढ़ेंगे कि इसका हल हम कैसे करेंगे, है ना? अब चाहे वो विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, वर्ज गुणन हो, है ना, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके, है ना, और समझेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना? और अगर आज की क्लास अच्छा लगा, है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में, है ना, एक जो है मतलब एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए कि हाँ सर आज की क्लास रियल में बहुत अच्छा लगा, है ना? फिर हम अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।